गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं कल की तरोताजा खबरों के साथ में और देखते हैं कि कल की खबरों से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एग्जाम में, जो भी आगे एग्जाम होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रीय स्तर की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था गोवा में। कहां पर किया गया था? गोवा में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह संघाई सहयोग संगठन क्या है। इसको इंग्लिश में SCO भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SCO मतलब कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य या लक्ष्य देखें तो यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, कंबाइंड क्षेत्र है, उसमें शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। भारत इसका संस्थापक देश नहीं है, सदस्य देश जरूर है लेकिन संस्थापक देश नहीं है। चीन और कुछ देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, ऑफिस है, वो बीजिंग चीन में है और इसके जो जनरल सेक्रेटरी है वो व्लादिमीर नोरू है। नोरू है। सदस्य देश इसके 8 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान, इसके ये 4 सदस्य 8 सदस्य देश है। तो देखो, इनको याद करने का सिंपल सा तरीका बताओ आपको। चीन और रूस को एक बार याद कर लो, चीन और रूस। भारत और पाकिस्तान एक बार याद कर लो। और 5 मध्य एशियाई देश है। आप सबको पता है कि मध्य एशिया में कितने देश है? 5। 5 में से एक नहीं है ना, बाकी 4 कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। 4 ये और 4 मध्य एशियाई देश। टोटल कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। तो स्थापना 2001 में। हेडक्वार्टर कहां पे? बीजिंग। बीजिंग कहां में? चीन में। जनरल सेक्रेटरी व्लादिमीर नोरू और सदस्य देश चीन और रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। 2023 के जो शिखर सम्मेलन है, इसका अध्यक्ष भारत बनने वाला है। इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो ये अपने सबसे मोस्ट चीज ये हो जाती है कि 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाला है? भारत। कौन करने वाला है? भारत। ये तो थी मंत्री, विदेश मंत्री स्तर बैठक थी। अब जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। ठीक है। तो आगे देखो, आगे अपना क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये की गई है फिल्म सिटी मुंबई कोरेगांव में। अब ये फिल्म सिटी कहां पे है? मुंबई में कोरेगांव में, है ना। नाम सुना होगा आपने, कई बार फिल्मों में आता है कोरेगांव, है ना। कोरेगांव कोरेगांव नाम करके एक मुंबई में जगह है, वहां पे फिल्म सिटी है। वहां पे इसकी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। अपने केंद्रीय मंत्री है अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वी चंद्रा, क्या नाम है? अपूर्वी चंद्रा। तो इन्होंने इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं, है ना, जो स्कूली बच्चे हैं, उनमें गेमिंग, एनिमेशन, VFX, इनका पाठ्यक्रम को जोड़कर बच्चों में इनके प्रति जागरूकता पैदा करना इस उत्कृष्टता केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो फिल्म सिटी कोरेगांव मुंबई में किया गया है। आगे चीज देखते हैं कि वही चीजें, है ना, मैंने बता ही दिया। महाराष्ट्र सरकार ने इस केंद्र के लिए 30 एकड़ भूमि आवंटित भी कर दी है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र सरकार ने इतना जल्दी काम किया है। आगे देखते हैं कि मुंबई में फिक्की प्रेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वही अपूर्वी चंद्रा के द्वारा, है ना। किसके द्वारा किया गया? अपूर्वी चंद्रा के द्वारा। और अपूर्वी चंद्रा ने जी ने ही इसी उद्घाटन समारोह में बताया था कि ये जो पाठ्यक्रम में बात जोड़ने की बात थी, ये उसी उद्घाटन समारोह में बताया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ता है अपना कि राष्ट्रीय कृषि खरीफ अभियान 2023
का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये भाई साहब किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अपने मंत्री जी हैं राष्ट्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, है ना। तो इन्होंने ये इसका उद्घाटन किया है ना। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इन्होंने कुछ बहुत प्रमुख प्रमुख बातें कही है ना उसके इस समारोह में, कि इन्होंने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि कृषि सेक्टर को बढ़ावा देना है, यदि किसानों की आय को दुगना करना है, तो प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। कृषि में टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है वो 2,50,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है, जिसमें उर्वरक सब्सिडी भी शामिल है। तो इन्होंने ये चीजें जोर दे के कहा कि भाई आप एक तो नैनो यूरिया और दूसरा नैनो डीएपी, इन दोनों पर फोकस करो और टेक्नोलॉजी को शामिल करने की कोशिश करो। ये सरकार से भी निवेदन किया, वैसे सरकार में खुद है ही, और किसानों से भी निवेदन किया कि टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए। अगला है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है ना, और उस रिपोर्ट में एक आयोग है अमेरिका का, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो खतरे की स्थिति में, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता खतरे की स्थिति में, वहां पे धार्मिक स्वतंत्रता खतरे की ओर बढ़ रही है। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रताओं में बाधित किया जा रहा है। तो अपने क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका के किस आयोग ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो वो है यूएन अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, संयुक्त राष्ट्र, है ना, यूनाइटेड नेशन अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। इस आयोग ने बताया है कि कुछ देशों की धार्मिक स्वतंत्रता गंभीर स्तर पर जा रही है, खतरे की ओर जा रही है। तो अपने जो विदेश मंत्रालय है उसने तीखी प्रतिक्रिया की है इसके प्रति, इस आयोग और अमेरिका सरकार के प्रति, कि अमेरिकी सरकार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुद्दा अभी बहुत ज्यादा जोर पकड़े हुए हैं, तो आपको ये हो सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस साहब किस देश में मानवीय संकट की ओर चिंता व्यक्त की है? तो इसका उत्तर है अपने अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। आप सब लोगों को पता है कि 2001 में अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया है, और तब से वहां पे अब तालिबानी आतंकवादी संगठन है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो धर्म का झूठी बातें, फालतू की बातें। तो इससे बेरोजगारी और गरीबी अपने चरम स्तर पर है वहां पे। तो इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि और विश्व से धन की डिमांड की है कि आप पैसे दो। तो देखो सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा है कौन? अफगानिस्तान। ये सम्मेलन हो रहा था कतर की राजधानी है दोहा, दोहा में संवाददाता सम्मेलन हो रहा था, उस समय इन्होंने ये बात रखी। अफगानिस्तान में लगभग इन्होंने बताया कि लगभग 97% जनसंख्या गरीबी में जी रही है और 94% धन की कमी है। लगभग उनको इस अफगानिस्तान को गरीबी स्तर से उबारने के लिए लगभग 2 कुछ अरब रुपए चाहिए, और अभी तक उनके पास में 34 लाख डॉलर के आसपास ही आए। तो 200 के आसपास, 200 लाख डॉलर के आसपास है। तो सरकार के पास में या संयुक्त राष्ट्र के पास में बहुत कम पैसे हैं। तो एंटोनियो गुतेरेस साहब ने विश्व से विनती की है, रिक्वेस्ट की है कि पैसे दिया जाए इसको। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2001 बता दिया मैंने, 2021 है, ठीक है। तो 2021 है वहां पे। तो 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। जब से अमेरिकी सेना वापस आई थी अफगानिस्तान से, तो तालिबानियों ने वहां पे कब्जा कर लिया था। इसलिए वहां पर व्यापक खाद्य की कमी है और बेरोजगार की कमी है। तो आप इन दोनों चीजों को, बाकी चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे चीजें हैं कि किस आध्यात्मिक प्रकाशन ने 100 वर्ष पूरे किए हैं? गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर ने, आपने सबने नाम सुना होगा, शायद आपके पास में हनुमान चालीसा होगी,
तो वो भी लगभग लगभग गीता प्रेस गोरखपुर की होगी। तो गीता प्रेस गोरखपुर ने लगभग लगभग 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनकी स्थापना 1923 में हुई थी, गीता प्रेस गोरखपुर की मई में। अगला है कि किस सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? देखो भाई, इसका दर्जा दिया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड को। किसको दिया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड को। इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अभी वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनियां हो गई है। देखो, कई कंपनियां होती है सरकार की, जो सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां होती है, उसको सरकार और उनके परफॉर्मेंस, उसके आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग दर्जा देती है। जैसे नवरत्न, महानवरत्न, रत्न, मिनी रत्न, ऐसी कंपनियों का दर्जा देती है। तो भारतीय ये रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 14 कंपनी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, कि जनवरी 2003 को इसको पीएसयू बनाया गया था, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, है ना। तो पीएसयू कब बनाया गया? 2003 जनवरी में। इसको विकास या इसकी स्थापना की गई थी रेलवे के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए और उसमें वृद्धि करने के लिए, और वो भी फास्ट ट्रैक मोड पर। किस ट्रैक मोड पर? फास्ट ट्रैक मोड पर, मतलब कि जल्दी जल्दी करने के लिए इस विभाग का गठन किया गया था। 2013 में इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। अभी कल इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया। शेयर पूंजी इसकी लगभग 3000 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा है। तो हाँ, देखो कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां है ये देख लो। एक तो पीएफसी, एचएएल, एनएमडीसी, एससीआई, आरईसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ईआईएल, एनबीसीसी, नाल्को, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉनकोर, और ये एंड क्या बोलते हैं सीपीएसई। ये 14 कंपनियां, 14 ये, और अपने एक भारतीय रेलवे विकास निगम लिमिटेड। टोटल अब कितनी हो गई है? 15। 14 और 1 15। टोटल अभी नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई है? 15। तो आप इनको याद रख लेना, कम से कम इसको जरूर याद रख लेना, है ना। भारत रेलवे निगम विकास, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको जरूर याद रखना। और पे तो ध्यान चाहे नहीं जाए, लेकिन और सा ध्यान रख लेना। एक चीज और बता दो कि ये जो बाकी तीनों कंपनियां हैं, ये महारत्न कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां? महारत्न कंपनियां। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनी है। तेल और प्राकृतिक गैस, जिसे आप ओएनजीसी कहते हो, वो एक महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है ना। और वो जो रेल विकास निगम लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है, जिसको हाल ही में दर्जा मिला है इसका। अगला अपना क्वेश्चन बढ़ता है कि विगत 5 वर्षों में लगभग 2018-19 से, है ना, घरेलू कोयला उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वैसा आपकी हुई है 22.6% की। आपको एग्जामिनर मोटा मोटा 23% भी दे देगा, लेकिन आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको 22.6% करके आना है ना। वैसे लगभग लगभग एग्जामिनर 23% ही देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को बताने के लिए आपको यहाँ पे दिया है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 22.6% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा सा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसका जो खनन है, उत्खनन है या उत्पादन है कोयले का, वो 8,930 लाख टन तक हो गया है। इससे अधिक हो गया, थोड़ा बड़ा वैसे घटता बढ़ता ही रहते हैं, लेकिन इस वर्ष ये 8,930 लाख टन था, हो गया है, जो 2018-19 में केवल और केवल 7,227 लाख टन था, है ना। कितना था? 7,227 लाख टन था, और अब ये बढ़कर कितना हो गया? 8,930 लाख टन। ये वृद्धि कितनी हुई? 22.6% की है वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय कार्य योजना, मतलब कि इस भारत सरकार का ये जो कार्य योजना है या कोयला मंत्रालय, इसका लक्ष्य है कि लगभग लगभग 1012
मिलियन टन कोयले का उत्खनन किया जाए। कब तक? 2023-24 तक। तो ये इसका लक्ष्य है ना, कोयला मंत्रालय कार्य योजना का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 25 नई खदानें आवंटित की जाएगी और लक्ष्य रखा गया है कि 25 नई खदानें शुरू की जाए इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ये थी आज की खबरें प्रमुख प्रमुख, और देखते रहिए, बने रहिए। और इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हेलो हाय कर दीजिए। और अपने जो चैनल, कोई अपने चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उससे जुड़ जाइए, तो आपको लिंक भी मिलता रहेगा। ये जो पीडीएफ है उनकी वो भी मिलती रहेगी, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा। तो आप उनको संकलित करके रिवीजन करने के लिए आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।